अच्छा बेटा, आज की क्लास में हम लोग स्टार्टिंग अ पेपर दैट इज 9709 पेपर 1 वेरिएंट 2 October November 2025. The paper is of 1 hour 50 minutes and total marks for this paper is 75. Okay, let's start with question number 1. In question number 1 it says 9x square minus 36x plus 8 को आपने इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. अगेन दिस फॉर्म इज कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी मेक श्योर दैट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट शुड बी 1. So we took 9 common from the first two terms, not in all three terms, but शुरू की दो टर्म्स में आपने 9 कॉमन निकाल लेना है. It becomes minus 4x, it becomes plus 8. Right? अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर minus 4x लिखा हुआ है, आपने 4 को दिमाग में डिवाइड बाय 2 करना है. सर 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर ऐड करवा दें, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा दें, प्लस 8 एरर्स लिखते हैं ब्रैकेट के बाहर. Now the first three terms will become 9 into x minus 2 whole square minus 4. 9 into x minus 2 whole square, 9 for the, देखो 9 को ब्रैकेट से भी मिला करवाना है, 9 को 4 से मिला करवाना है. Nine into x minus 2 whole square minus 28 is going to be the completing square form. अच्छा, अगर यहां पर लिखा होता ना p q r आर टू बी फाउंड, तो आपने फिर कंपैरिजन करके p की वैल्यू 9 आ गई, p की वैल्यू 9 आ गई, q की वैल्यू -2 हो गई, r की वैल्यू -28, फिर इसका कंपैरिजन करके भी निकाल रहे होते हैं आंसर. Hence, find the set of values of the constant k for which the equation 9x square minus 36x plus 8 is equal to k has no real roots. Has no real roots. देखो, आपके पास नो रियल रूट से क्या मतलब है इस बात का? एक तो आप डिस्क्रिमिनेंट का काम भी कर सकते हैं, बट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ जस्ट 1 मार्क. और यहां पर हेंस भी लिखा हुआ है. हेंस का मतलब पिछले पार्ट से लिंक करके आप काम को जल्दी कर सकते हैं. ये आपको हिंट दे रहा है, ठीक है ना? ये आपको हिंट दे रहा है. अब एक्चुअल में मैं आपको जरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं थोड़ी सी. 1 मार्क में ज्यादातर एक्सप्लेनेशन ज्यादा चाहिए होती है, वर्किंग बहुत कम होती है. देखो, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं आपके सामने, तो ये ग्राफ बनेगा कहां पर? इसका टर्निंग पॉइंट एक्स एक्स के नीचे. ग्राफ बनेगा कहां पर? जरा सिर्फ समझाने की वजह से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर. देखो, ये x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू -28, ये इसका टर्निंग पॉइंट होगा ना. 2 इज द x वैल्यू टर्निंग पॉइंट और y की वैल्यू -28 है. ये इसकी बात कर रहा है, इधर की बात कर रहा है. अब अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो 9x स्क्वायर माइनस 36 प्लस 8, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? 9 इंटू एक्स माइनस होल स्क्वायर -28 इज इक्वल टू के. कैन आई राइट दिस डाउन? लेफ्ट हैंड साइड को क्या मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं. इक्वल्स टू के, इक्वल्स टू के, वैसे ही लिख दिया मैंने. अब थिंग इज के अगर वो आपसे बोल रहा है हेंस पिछले पार्ट से लिंक करो, तो सर होता ये है कि हम यहां पर जो है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आया, माइनस के हो गया. सर यूजुअली हम लोग क्या करते, हम इस ब्रैकेट को ओपन करते, बी स्क्वायर -4 को लेस देन 0 रख देते. हम ये काम करते हैं ना, बी स्क्वायर -4 को लेस देन 0 रख देते हैं. तो अगर आप ये चाहते हो, ये आपके पास हैप्पी फेस ग्राफ बन रहा है ऊपर वाला, ये सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इक्वल टू के साथ. आप चाहते हो जब इक्वल टू के हो ना, इक्वल टू के हो, तो ये कोई सॉल्यूशन ना बनाए, ये कोई सॉल्यूशन ना बनाए. यानी ये आपके पास देखो, अभी तो यहां पर ये सॉल्यूशन बन रहे हैं, दो सॉल्यूशंस बन रहे हैं. देखो, ये क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है भाई यूं बन जाए, कोई सॉल्यूशन ही ना बने, एक्स एक्स के साथ इंटरसेक्ट ही ना करे. ये पार्ट 2 में ये चाह रहा है, कह रहा है मैं के की वैल्यू से क्या रखूं कि ये कोई सॉल्यूशन ही ना बने, ये एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट ही ना करे. ये इसका मेन टारगेट है पार्ट बी में.
तो एक तो सॉल्यूशन ये है कि आप डिस्क्रिमिनेंट यहां पर आप इसको ब्रैकेट को ओपन करो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, लेस देन 0 रख दो। एक तो ऑप्शन ये है, आपके पास क्या आ जाएगा। जो मैं अभी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं इसको जरा गौर सुने, ये बहुत टेक्निकल 1 मार्क की टेक्निकल इसके थोड़ा सी वर्किंग है, थोड़ा गौर से देख लेगा। अब मसला कुछ ये है कि देखो इनिशियली यहां पर था ये यहां पर था, इधर दो सॉल्यूशन बन रहे थे, दो एक्स की वैल्यूज आ रही थी। कब? जब 9 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस 28 था। लेकिन ये चाह रहा है जब इक्वल टू के हो तो कोई भी सॉल्यूशन ना बने, इट शुड हैव नो सॉल्यूशन, नो रियल रूट्स, कोई सॉल्यूशन ही नहीं बनना चाहिए। मैंने ठीक है, मैंने अगर आप इसको इस तरह चाह रहे हो, पार्ट टू में पार्ट टू में आप इस तरह चाह रहे हो, तो ये जो टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है, मैंने के को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आया। अब मैं आपसे बोलता हूं ये टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। यहां पर टर्निंग पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट विल बी दिस वन, -28 minus k will be greater than 0. That turning point y coordinate should be greater than 0. यानी ये above एक्सिस होना चाहिए। अगर ये ग्राफ above एक्सिस होगा it will have no solution. यानी टर्निंग पॉइंट का y coordinate should be greater than 0. यहां से बेटा आप k की वैल्यू मालूम कर लो। k on the right hand side you will get -28, k is less than -28 आ गया। इसको आप फ्लिप करके भी लिखना चाहो तो लिख लो। तो जिसकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो फौरन आंसर दे देगा इसका, k is less than -28, k is less than -28, k is less than -28, दोनों बात देखिए। देखो डिस्क्रिमिनेंट की मदद से करेंगे तो इट विल बिकम 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 8 माइनस k इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी लेस देन 0। b क्या है? -36, a क्या है? 9, c क्या है? 8 माइनस k विल बी लेस देन 0। 36 का स्क्वायर देखो 1296, थर्टी सिक्स इंटू 8 ये होगा 36k। 1296 माइनस 288 1008 राइट हैंड साइड पे जाएगा -1008 हो जाएगा। डिवाइड बाय 36 28 हो रहा है। दूसरा ऑप्शन ये कर दिया मैंने आपके लिए, ठीक है ना? दोनों ऑप्शन से सेम आंसर आएगा। फाइंड द एग्जैक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन, कह रहे हैं इस इक्वेशन के एग्जैक्ट रूट्स मालूम करके दिखा दो। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर आप गौर से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज जिसको मैंने कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करा है। तो 9 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट, एंड इट इज -28। लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके थे हम लोग। अब एग्जैक्ट का मतलब है नॉन डेसिमल फॉर्म में आंसर देना है। -15 प्लस 28, तो -15 प्लस 28 एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, इट इज गोइंग टू बी 13। सर 9 राइट हैंड साइड पर लग गया, 13/9 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड प्लस माइनस √13/3 हो जाएगा। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं विदाउट डेसिमल फॉर्म। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया एग्जैक्ट फॉर्म में। एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम ले लें, 6 प्लस माइनस √13/3, ये भी सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। बोथ आर राइट आंसर। यहां छोड़ दें, यहां छोड़ दें, बोथ आर राइट आंसर। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। देखो बाइनोमियल में टर्म फॉर्मूला होता है ए NCR a की पावर n माइनस आर b पावर r। n होता है 6, पावर को कहते हैं। r तो हमें पता ही नहीं है किस टर्म में इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म है, यानी x पावर 0 वाली टर्म है, वो तो हमें पता ही नहीं है, तो r तो आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। a हो जाएगा 2x स्क्वायर 6 माइनस आर, b हो जाएगा -3/x।
पावर आर, ठीक है ना। तो ये जगह 6CR, आर की वैल्यू मुझे नहीं पता किस टर्म में, क्योंकि किस टर्म में हमारे पास x पावर 0 है वो हमें पता ही नहीं है। कौन सी टर्म में, थर्ड टर्म में, फोर्थ टर्म में, फिफ्थ टर्म में, किस टर्म में मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि टर्म नंबर पता होता है तो आर की वैल्यू उससे कम होती है। अगर टर्म नंबर 6 है तो आर की वैल्यू 5 है, टर्म नंबर 5 है तो आर की वैल्यू 4 है, टर्म नंबर 7 है तो 4 है तो आर की वैल्यू 3 है। टर्म नंबर ही नहीं पता। अब आर की वैल्यू मालूम करने के लिए वी आर गोइंग टू डू सम वर्किंग वैल्यू ऑफ आर के लिए। व्हाट काइंड ऑफ वर्किंग, देखो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर की पावर 6 माइनस आर है, डिनोमिनेटर में एक्स की पावर आर है। यहां पर आपने तमाम एक्स को साथ में कर लिया, अलग से लिख लिया। ये देखो एक्स की पावर 12 माइनस 2r, एक्स की पावर आर। एक्स की पावर 12 माइनस 3r। तो देखो 12 माइनस 3r इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 0। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गया, क्योंकि हमें एक्स की पावर 0 वाली टर्म चाहिए ना। तो हम एक्स की पावर 12 माइनस सी आर को, यानी अपनी एक्स की पावर को उनकी एक्स की पावर 0 से इक्वेट कर दिया मैंने। अब बेसिस से मैं पावर को इक्वेट कर लो, 12 माइनस सी आर इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा आपके पास आर के लिए 4 आ गई। द सेम आर वैल्यू इज गोइंग टू बी पुट इन दिस फॉर्मूला जो आपने यहां पर शुरू में लिखा था, 6c4 आर के लिए 4। 6c4 you can directly use the calculator for this। 6c4 it is 15, 2 की पावर 2, 81 एक्स की पावर 4 हो गए। 4860 हमारे पास आंसर आ गई। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। द ग्राफ ऑफ fx is y equal to fx is transformed to the graph of f of 3x plus 2। ठीक है ना। डिस्क्राइब फुली टू ट्रांसफॉर्मेशन विच हैव बीन कंबाइंड टू गिव द रिजल्टिंग ग्राफ। कह रहे कौन सी दो ट्रांसफॉर्मेशन हुई हैं। अगर आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन करो, f of x से f of 3x plus 2 है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं हम लोग, ये कहलाती है वर्टिकल ट्रांसलेशन। क्योंकि आप ऐड कर रहे हो ना पूरे फंक्शन में कोई वैल्यू। और एक कहलाती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग लेफ्ट साइड यानी विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस स्ट्रेचिंग, अलोंग x एक्सिस स्ट्रेचिंग। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बेटा आप किसी भी ऑर्डर में करें, दैट डजंट मैटर। आप कहते हैं भाई मैंने पहले ट्रांसलेशन करी, और क्योंकि वर्टिकल ट्रांसलेशन है तो आप लिखोगे 0 2। ये इसकी वर्टिकल ट्रांसलेशन है। आपने अपवर्ड 2 स्टेप शिफ्ट करा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कोई नहीं करी है आपने, सिर्फ +2 करा है, और यहां पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग। और आपने स्ट्रेचिंग एक तो लिखना है, ये पहले तो स्ट्रेचिंग हो रही है, फिर आपने स्ट्रेच फैक्टर लिखना है। आपने यहां पर इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, 3 लिखा हुआ है तो 1/3 हो जाएगा। और आपने लिखना है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस लिखना है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखना है, और इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सही ना, अलोंग एक्स एक्सिस लिख देना है। अब ये आगे पीछे भी लिखते हैं, डजंट मैटर, क्योंकि बेटा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जब भी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं इनमें ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अ डिफरेंट ग्राफ g of x, the graph is stretched by scale factor 3 in the y direction, and then reflected in the y axis। तो देखो अगर आप इसको, इसका ऑर्डर जो उन्होंने अब बोला हुआ है ना, अब आप वही फॉलो करोगे। ये g of x ग्राफ है,
पहले आपने y डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग करनी है, तो पहले आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देना है। सही है ना? फिर आपने रिफ्लेक्शन करनी है y एक्सिस से। जब y एक्सिस से रिफ्लेक्शन करते हैं ना तो हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन होती है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा अब ये 3 टाइम्स g ऑफ x, इसमें x रिप्लेस हो जाएगा माइनस x से। तो ये फाइनल बेटा आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन होकर आ जाएगी। तो पहले आपने y डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग करी एंड देन हॉरिजॉन्टली आपने विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस आपने रिफ्लेक्शन करी। In question number 4, it says the equation of the curve dy by dx is kx cube minus 2 upon x square, where k is constant. The curve passes the point 2, 20, and the gradient of the curve is at s is 65 by 2. Find the value of k. देखो ग्रेडियंट कहते हैं dy by dx को, वो उसने तो दिया हुआ है 65 by 2, और यहां पर बेटा dy by dx क्या है, kx क्यूब प्लस 2 upon x। लेकिन ये dy by dx 65 by 2 किस पॉइंट पर है, s पॉइंट पर। x पॉइंट का x कितना है, 2 है। एट के प्लस 1/2 हो जाएगा ये, तो 65 by 2 माइनस 1/2, ये 32 हो जाएगा। एट 4 32, के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन टी ऑन द कर्व इज 1, t। फाइंड द वैल्यू ऑफ t। कह रहा है कर्व पर एक पॉइंट है, कर्व पर एक पॉइंट है 1, t। आपने t पॉइंट निकालना है, t की वैल्यू निकालनी है, 1, t है। तो हमने क्या करा, dy बाय dy को इधर रहने दिया, kx प्लस 2x की पावर माइनस 2। आपने कर्व की इक्वेशन निकालेंगे तो ही कर्व का x डालकर आप y की वैल्यू t मालूम कर सकते हैं। कर्व की इक्वेशन चाहिए आपको, आपने बोथ साइड इंटीग्रल फाइंड आउट करा यहां पर। So what is the integral of dy? It is y. X cube integral is add on the power divided by the power. Minus 2 plus 1 is minus 1. Add on the power divided by the power plus c. Now what is the issue here? So first thing first, k की वैल्यू 4 है, पहले वो तो आप फाइंड आउट कर दिया आपने, वो लिख लें यहां पर। ये -2 हो जाएगा, -2 upon x प्लस c हो गया। x पावर -1 डिनोमिनेटर बिकम x पावर +1, और डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव लिखा हुआ है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल। एट दी एंड c मालूम करना है। अब कर्व का एक पॉइंट 2, 20 मुझे पता है, y की जगह 20 रखा, x की जगह 2, तो 16 - 1 15, c की वैल्यू बेटा 5 आ रही है। वंस यू गॉट द c वैल्यू, बेटा इस इक्वेशन में आप वापस से पुट कर दो c वैल्यू, y is equal to x power 4 minus 2 upon x plus 5। 1, t, y की x t लिख दिया, x की जगह 1 लिख दिया। तो 1 - 2 -1, 5 - 1 is 4। देखो t की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। तो आपको पहले बेटा ये जो पॉइंट था ना 1, t, पहले कर्व की इक्वेशन मालूम करनी थी। ये कर्व की इक्वेशन आ गई, इसमें x की जगह 1 रख दो, y की जगह t रख दो, ऑटोमेटिकली t की वैल्यू निकलकर आ जाएगी आपके पास, राइट। Moving on to question number 5. The equation of the curve y equals to 4x की power 1/2 minus x. The curve has a maximum point when x equal to a. ये देखो कर्व का ये मैक्सिमम पॉइंट ये रहा, and the crosses the x-axis at the point b, 0, where b is greater than 0. The shaded region is bounded by the curve. कह रहा है shaded region है ना कर्व के अंदर
और x इक्वल टू a के राइट साइड पर, ये बाउंडेड है ना यहाँ पर, एंड द x एक्सिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, कह रहा है ये a मालूम करके दिखाते हैं, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो इसने ये हिंट दिया हुआ है कि दिस इज योर मैक्सिमम पॉइंट ना, ये इधर x की वैल्यू a है, y तो नहीं पता, लेकिन ये आपके पास मैक्सिमम पॉइंट है। तो मैक्सिमम पॉइंट हो यानी टर्निंग पॉइंट हो या वर्टेक्स पॉइंट हो, तो उसके लिए बेटा आप dy बाई dx निकालते हो और उसको इक्वल टू 0 कर देते हो। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 2 सब्ट्रैक्ट 1 इन द पावर x रिलेटिव 1, तो पावर मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट 1 इन द पावर 2x की पावर नेगेटिव 1 बाई 2 हो गया। ये dy बाई dx हो गया। अब आपने क्या करा, आपको तो x dy बाई dx इक्वल टू 0 कर दिया आपने, क्योंकि टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए आप ये करते हो, dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dx को इक्वल टू 0 करते हो। मैक्सिमम पॉइंट कह लो, मिनिमम पॉइंट कह लो, टर्निंग पॉइंट कह लो, आप वर्टेक्स पॉइंट कह लो, स्टेशनरी पॉइंट कह लो, इन सबको निकालने के लिए dy बाई dx क्या होता है, 0 रखते हैं आप। मैंने 0 रख दिया, ये +1 हो गया, 2 अपॉन रूट एक्स हो गया। तो रूट एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक्स की वैल्यू 4 आ गई, और ये एक्स की वैल्यू कितनी थी, a थी, a क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। सो a वैल्यू इज 4 ओवर हियर, x इक्वल टू a पर हमारे पास टर्निंग पॉइंट था ना, तो x इक्वल टू 4 आ रहा है मेरे पास, तो a की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या हो गई अब, इट इज 4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग यू फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ दिस शेड रीजन, कह रहे शेड रीजन का एरिया निकाल के दिखा दो। नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट कर्व टू गेट द एरिया, और कर्व को कहां से इंटीग्रेट करेंगे, a से लेकर b तक, कर्व यानी y को a से लेकर b तक इंटीग्रेट करेंगे। a तो पता है 4 है, b कितना है, b की वैल्यू क्या है भाई, b भी तो कर्व पे ही पॉइंट है ना, b पॉइंट कर्व पे ही पॉइंट है, कर्व की इक्वेशन गिवन है। अगर ये पॉइंट अगर आप और से देखो तो ये है b, 0, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू b है। तो व्हाट आई एम गोना डू कि यहां पर बेटा मैं ये जो कर्व की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 4x की पावर 1 बाई 2, x या मैंने b रख दिया। अब यहां से b मालूम करना है, b ऑन द लेफ्ट हैंड साइड प्लस b हो गया, b डिवाइड हो गया, यहां पर बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, b पावर 1 बाई 2 इज इक्वल टू 4, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सिक्सटीन b की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब अब हमें जो इंटीग्रेट करना है फ्रॉम a टू b, एरिया मालूम करने के लिए तो देखो हमारे पास y की इक्वेशन क्या है, तो आपने 4 से लेकर 16 तक इंटीग्रेट करना है आप में से, लो लिमिट 4 है, अपर लिमिट 16 है, एड 1 दी पावर 1 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2, 3 बाई 2, एड 1 दी पावर डिवाइड बाई दी पावर प्लस c, तो जाएगा 8 बाई 3 एक्स की पावर 3 बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब लिमिट अप्लाई कर दें, बस लिमिट अप्लाई करेंगे तो c तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, so it will become 8 by 3 16 की पावर 3 by 2 16 स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट अप्लाई कर दी, then we got a low limit. What is low limit? Low limit is 4, so 8 by 3 4 power 3 by 2 minus 4 power square upon 2, low limit apply कर दी। Now you can use a calculator for this,
अच्छा एग्जैक्ट एरिया तो नहीं मांग रहा, एग्जैक्ट एरिया पूछ रहा है। देखो एग्जैक्ट एरिया का मतलब है आपने कैलकुलेटर भी यूज करना है ना तो बहुत ध्यान से यूज करना है कि डेसिमल में आंसर ना है, डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए हमें। तो देखो मैं यहां पर कर रहा हूं 16 की पावर 3/2, 64 हो गया, 8/3 64, 16 का स्क्वायर 256/2, पहले सिंप्लीफाई कर लो। 949/6 हो गया ये। देन यहां पर भी 4 की पावर 3/2, 8 मतलब 8/3 64/3, 16/2, 64/3 माइनस 16/2, 40/3 हो रहा है। एट दी एरिया आ जाएगा 949/6 माइनस 40/3। तो देखो 869/3। अच्छा यहां पर एक छोटी सी गलती थी, 16 का स्क्वायर 256 लिखना था मुझे, मैंने 25 लिख दिया। ये था 128/3। माइनस करा दें, 128 माइनस 40 88। तो ये आपके पास एग्जैक्ट एरिया आ गया, स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर एग्जैक्ट एरिया। तो आप देख रहे हो मैंने पूरा कैलकुलेटर में इसलिए डाला कहीं डेसिमल में आंसर ना आ जाए। तो आपने बेटा ये स्टेप बाय स्टेप करके शो कर देना है, फिर कैलकुलेटर में स्टेप बाय स्टेप करके करेंगे, काम आसान हो जाएगा। Now in question number 6 they are asking you to sketch the graph of y equal to 3 sin x plus 2 0 till 2 pi। देखो since b value is 1, a sin bx plus c, this is the formula ना। तो b value is 1 here, a value is 3 here and c value is 2। तो c रिप्रेजेंट करता है कि बेटा आपने जो है ना आपका मीन एक्सिस कहां पर है, यानी अगर आपका मीन एक्सिस यहां पर, बस वो आपने ढूंढना है। तो 3 4 5 तक मैंने इसको बनाया, आपका मीन एक्सिस 3 है, 2 है सॉरी, y इक्वल्स टू 2, ये इसका मीन एक्सिस है, राइट। अब यहां पर b की वैल्यू 1 है, तो एंगल डिफरेंस होता है, उसने ऑलरेडी दिया हुआ एंगल डिफरेंस आपको, लेकिन मैं आपको एक चीज चेक करा रहा हूं, एंगल डिफरेंस 90/b होता है, 90/1। यानी अगर आप 90 के गैप से एंगल प्लॉट करते हो, 90 ये देखो 90 के गैप से प्लॉट करा हुआ है, 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई। तो ऑलरेडी क्वेश्चन रेडियंस की फॉर्म में, मैं तो बस डिग्री में दिखा रहा हूं आपको, 90 मींस π/2। आपने सारी लेबलिंग डिग्री रेडियंस में करनी है। अगर यहां पर लेबलिंग नहीं हुई होती तो बेटा आप सारी लेबलिंग रेडियंस में ही करते, क्योंकि सवाल रेडियंस में। अब 90 के गैप से इसने ऑलरेडी प्लॉटिंग करी हुई है, तो बेटा साइन एक्स की पीरियोडिक वैल्यूज लोगे बेटा आप 0 1 0 -1, यानी 0 90, यहां पर थोड़ी वर्किंग करके दिखा देता हूं, 0 90 180 270 360। तो साइन एक्स की वैल्यूज होंगी 0 1 0 -1 फिर 0। 3 साइन एक्स की क्या हो जाएंगी, 3 साइन एक्स प्लस 2 की, पहले आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दें इसको। अभी का मैं शो कर रहा हूं तो टाइम लग रहा है, वरना तो ये आप, और 3 साइन एक्स प्लस 2 की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, सब में 2 ऐड करा दें, 2 5 2 -1 फिर 2। तो देखो ये आपके पास पीरियोडिक वैल्यूज हैं 3 साइन एक्स प्लस 2 की। तो आपने 2 5 2 -1, ये -1 तक जा रहा है। तो अब देखो मैं वैल्यूज प्लॉट कर रहा हूं, 2
5 2 -1, फिर 2, ये देखो ये आपके पास पूरा ग्राफ बनकर आ गया 3 sin x + 2 का। विदाउट कैलकुलेटर हमने पूरा ग्राफ बना लिया। y = c, ये आपके पास मीन लाइन हो गई। b रिप्रेजेंट नंबर ऑफ साइकिल विद इन 360, विद इन 360 ये देखो एक साइकिल बन रही है। 90/b, 90 गैप से एंगल प्लॉट करे हुए हैं, इन्होंने भी प्लॉट करे हुए थे तो मुझे फायदा मिल गया। तो मैंने यहां पर बेटा एंगल जिस तरह 90 के गैप से प्लॉट हुए हुए थे बेटा, उसी गैप से बेटा मैंने यहां पर वैल्यूज भी डाल दी 2 5 2 -1। अगर एंगल डिफरेंस का फॉर्मूला अगर आप ये यूज कर रहे हो तो ये पीरियोडिक वैल्यूज आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे बेटा आपके पास पीरियोडिक वैल्यूज क्या आ रही हैं आफ्टर अपडेट 252 -1 252 -1। Determine the number of solutions 0 to 2 pi in each of the following question. 3 sin x plus 2 is equal to x. देखो 3 sin x plus 2 ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, ये एक और ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है। किसका ग्राफ है? y is equal to x का ग्राफ है। तो y is equal to x लाइन कहां पर बनेगी? बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये लाइन है बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। पाई बाय 4 करती हुई जाएगी, देखो बिल्कुल मिड से जाती जाएगी, बिल्कुल मिड से। तो बेटा कितने सॉल्यूशंस बना रही है? एक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ऊपर ग्राफ में बनाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ स्केल रख के चेक करना है, दैट्स इट। एक सॉल्यूशन है। अब 3 sin x + 2 इज इक्वल टू 5 - x। अब ये दूसरी लाइन है 5 - x। तो 5 - x को बेटा मैं यहां पर y = 5 - x को ड्रॉ करता हूं। मैं x की जगह 0 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। एक पॉइंट आ गया 0,5। ये रहा एक पॉइंट 0,5, ये मैंने प्लॉट कर दिया। अगेन ये मैं प्लॉट कर रहा हूं, ये आपने दिखाना नहीं, प्लॉटिंग कोई आपने नहीं दिखानी। अब दूसरा पॉइंट निकालने के लिए देखो मैं x की जगह कोई सी भी वैल्यू पुट कर देता हूं जिससे मेरा काम आसान हो जाए यार। मैं x की जगह पाई पुट कर देता हूं, क्योंकि यहां पर x में जो वैल्यूज हैं अगर आप गौर से देखो जितनी भी x की वैल्यूज हैं वो पाई की फॉर्म में है, तो मैं पाई पुट कर लेता हूं। तो x की वैल्यू पाई पर y की वैल्यू क्या आ रही है? 5 - पाई, 5 - 1.85। तो 5 - पाई इज 1.85। अब पाई पे 1.85 कहां प्लॉट होगा? देखो पाई पे 1.85 कहां प्लॉट होगा? ये हो गया 1 यहां पर, 1.85 यहां पर कहीं प्लॉट हो जाएगा। ये आपके पास ग्राफ बन गया। आप मुझे बताओ कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है ब्लैक वाली लाइन? 3 पॉइंट पर। तो आपने स्केल लगकर बस ये अंदाजा लगा लेना था। तो देखो बेटा आपके पास यहां पर आंसर आ जाएगा 3 सॉल्यूशंस। दैट्स इट, ये आपका आंसर है। Now in part C they are asking you to solve this equation। इसमें x मालूम करना है 0 till 2 पाई। रेंज दी हुई है रेडियंस में, और वो भी रेंज किसकी दी हुई है? x की रेंज दी हुई है। इधर भी एंगल x है, तो ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज रेंज दी हुई है, पहली बात। और रेडियंस में है, दूसरी बात। ये दिमाग में रखनी है आपने बात। 0 से लेकर 2 पाई तक कोई एंगल नेगेटिव नहीं होता ना, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज कह रहे हैं हम लोग कि एंटी क्लॉकवाइज रेंज दी हुई है। आपका x एंटी क्लॉकवाइज हो रहा होगा। But for that I need to convert this whole question into single trigonometric function। cos स्क्वायर की जगह 1 - sin स्क्वायर x लिख दिया। 3 sin x + 2, 5 1 5, 5 sin स्क्वायर हो गया। ठीक है, 5 sin स्क्वायर x on the left hand side, 3 sin x, 2 + 1 3, 3 - 5 -2। सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। Either you apply the quadratic formula to find out the sin x value, or you can do middle term breaking। ये भी कर सकते हो। 5 to the 10 हो गया, तो ये हो गया 5 sin x sin x + 1 हो गया, -2 कॉमन निकाला sin x + 1।
साइन एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट बन गया, इक्वल टू 0 हो गया। ये 2/5 आ गया। अब साइन एक्स के दो आंसर आ गए ना, साइन एक्स -1 0 से लेकर 2 पाई तक, ये मैंने आपको बताया था -1 तो आप याद रख लें तो जल्दी काम हो जाएगा। साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है 0 180 पर, और 1 होती है 90 पर, और 270 पे क्या होती है -1। तो यहां से आप डायरेक्ट लिख दो 3π/2, 270 इज 3π/2। हाँ यहां पर थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि ये नोन एंगल नहीं, मतलब वैल्यू नोन नहीं है ना, 2/5 स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। तो 0 से लेकर 2 पाई तक यू गॉट ऑल 4 क्वाड्रेंट्स एंटी क्लॉकवाइज। मुझे बताओ किस में साइन पॉजिटिव होता है? सर फर्स्ट में और सेकंड में। मुझे बताओ व्हाट विल बी द अल्फा वैल्यू? सर साइन इनवर्स 2/5। आई एम गोना मूव माय टुवर्ड्स माय कैलकुलेटर, रेडियंस में कन्वर्ट करूंगा कैलकुलेटर को, साइन इनवर्स 2/5 0.41151। मैंने इसको, वैसे तो फाइनल आंसर मुझे देना है 3 सिग्निफिगर में, लेकिन मैंने इसको 4 सिग्निफिगर में लिख लो या 5 में लिख लो, जितना एक्यूरेट। फाइनल आंसर 3 में ना, तो 3 से ज्यादा लिखना है आपने। यूजुअली हम 4 ही लिखते हैं, चलो मैं 4 लिख देता हूं यहां पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिक्वायर्ड एंगल बना होगा अल्फा में, और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा के। व्हाट इज पाई माइनस अल्फा? 2.730। ये रेडियंस आ गया, ये रेडियंस में आंसर आ गया। Now in this question they're asking you the coordinates of the point P and Q are given 1, 1, 7, 11 respectively. The line segment PQ form a diameter of the circle. Find the equation of the circle. Simple. इससे diameter of the circle बन रहा है, तो सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट निकाल लो, सेंटर ऑफ द सर्कल आ जाएगा 1 + 7 डिवाइड बाई 2, 1 + 11 डिवाइड बाई 2। तो 4,6 आ गया। रेडियस क्या आ जाएगा? 4,6 से P का डिस्टेंस या Q का डिस्टेंस निकाल लो। 7 - 4 x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस 11 - 6 y2 - 7 होल स्क्वायर। 7 - 4 हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 11 - 6 हो गया 5, 5 का स्क्वायर √34। सर्कल का सेंटर आ जाएगा x - 4 का होल स्क्वायर, y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है? √34। सर्कल की इक्वेशन होती है ना x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू, दिस इज योर रेडियस। अब इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट डाउन x - 4 होल स्क्वायर, y - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34। नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट Q। पॉइंट Q ये रहा, इस पे बना रहा है टेंजेंट। अच्छा ये तो मेरी हाइपोथेटिकल डायग्राम है, बिल्कुल एक रफ सी डायग्राम है, तो लेट्स से मैं यहां पर टेंजेंट बना लेता हूं। ये वर्टिकल टेंजेंट नहीं है, तो टेंजेंट के लिए बेटा उसका ग्रेडियंट पता होना चाहिए, उसका पॉइंट पता होना चाहिए। पॉइंट तो मैं पता है Q, ग्रेडियंट नहीं पता। देखो टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो सेंटर ऑफ द सर्कल विच वाज 4,6
और Q विच इज 7,11. मैंने रेडियस का ग्रेडियंट मालूम कर रहा हूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 5 अपॉन 3. तो टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या आ जाएगा? -3/5. नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव रेसिप्रोकल -3/5. अब आपने इक्वेशन निकालनी है बस, और क्या करना है? y माइनस y1. अब आपने ये पॉइंट लेना है q का, y माइनस y1 mx माइनस x1. Three x on the left hand side, 5y already is on the left hand side, -55 minus 21, it is going to be -76. ये आपके पास बेटा टेंजेंट की इक्वेशन निकल कर आ गई, राइट? स्पेसिफिक फॉर्म में तो नहीं बोला हुआ था, नहीं बोला हुआ. अगर ये बोलते ना y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में दिखाना है, तो आपने फिर वो शो करना होता है, उसका एक अलग से फिर मार्क्स हो जाता है. नेक्स्ट पार्ट C, it says the other point on the circle with the x coordinate 7 is r. Find the coordinate of the point of the section of the tangent q within tangent at r. कह रहे आपके पास सर्कल पे ना अब ये, चलो मैं सर्कल को थोड़ा सा और यहां पर कर देता हूं. देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं Q है 711 और R है, इसका x कोऑर्डिनेट 7 है, y हमें नहीं पता. इस बात को अगर आपने गौर समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. कह रहे सर्कल के दो पॉइंट्स हैं, एक तो Q और एक R है. R का x कोऑर्डिनेट दे दिया, Q ऑलरेडी पूरा 7,11 दिया हुआ था. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट Q एंड द टेंजेंट एट R. देखो सबसे पहले तो आपने ये बात समझनी है, मैं डायग्राम से आपको बात समझना. पहले तो मैंने बहुत बिल्कुल एक रफ डायग्राम बनाई थी, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ना आपको पॉइंट और जरा समझा रहा हूं मैं, पॉइंट क्या समझना है आपने. ये रहा सर्कल का सेंटर विच इज 4,6. देखो बेटा ये Q और पॉइंट वर्टिकली आमने सामने होंगे, वर्टिकली आमने सामने होंगे. ये Q ये R, या ये R ये Q, ये Q ये R, या ये R ये Q होगा, लेकिन ये आमने सामने होंगे क्योंकि इनका x कोऑर्डिनेट सेम है, बिकॉज x कोऑर्डिनेट सेम. अब मुझे नहीं पता, देखो ये हकीकत बात तो ये है कि मुझे नहीं पता कि R का y कोऑर्डिनेट क्या है. इस वजह से आई एम नॉट एबल टू डिसाइड कि R की वैल्यू ज्यादा बड़ी है. लेकिन R मैं यहां पर रख रहा हूं 7, इसकी y की वैल्यू नहीं पता, क्यों मैं यहां पर रख रहा हूं 7,11. अब मैंने R नीचे क्यों रखा? इस वजह से नीचे रखा, देखो Q का y कोऑर्डिनेट 11 और सेंटर 6 है, तो आमने सामने होने के लिए बेटा आपके पास R का y, R नीचे होना चाहिए इसके. सेंटर का y कोऑर्डिनेट 6 है, Q का y कोऑर्डिनेट 11 है. अब R का y कोऑर्डिनेट इससे ऊपर नहीं हो सकता ना, वरना तो R यहां पर बन रहा होता, सर्कल पे तो होता ही नहीं. तो सर्कल पर होने के लिए बेटा मैंने बोला R नीचे होगा ताकि ये आमने सामने हो जाए. अब देखो Q से भी टेंजेंट निकल रहा है और R से भी टेंजेंट निकल रहा है. देखो ये बात जरा समझना, क्योंकि Q और R वर्टिकली आमने सामने हैं, वर्टिकली आमने सामने हैं, तो बेटा ये जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि वर्टिकली आमने सामने हैं, तो इस बात को जरा समझिएगा, क्योंकि Q और R वर्टिकली आमने सामने हैं, तो बेटा ये जो टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इनसे जो निकल रहे हैं टेंजेंट, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इनका y कोऑर्डिनेट वही होगा जो सेंटर का y कोऑर्डिनेट होगा.
इसका वाई कोऑर्डिनेट वही होगा जो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा। ये बात आपने समझनी है, ठीक है? क्या समझनी है आपने बात? ये जो टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनका वाई कोऑर्डिनेट वही होगा जो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट है, सेम होगा। क्योंकि बेटा ये क्यू और आर आपस में क्या है, वर्टिकली आमने सामने है, वर्टिकली आमने सामने। ये ऐसा नहीं हो रहा, देखो ये भी तो हो सकता था ना, यूं भी तो केस हो सकता था। तो मैं आपसे बात नहीं कहता कि वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलता आपसे, ये एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, ऐसा नहीं हो रहा। मेन थिंग इज क्यू एंड आर वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर। तो अब इनसे जो बनने वाला टेंजेंट होगा ना, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा जो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये सेम होंगे। अगर ये यूं बनता, लेट से अगर ये यूं बन रहा होता, लेट से अगर ये यूं बन रहा होता, तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता। फिर सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट और टेंजेंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा। अभी क्या हो रहा है कि आपके पास बेटा, क्योंकि क्यू और आर वर्टिकली आमने सामने हैं, तो जहां पर ये टेंजेंट बनेंगे बेटा, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का वाई कोऑर्डिनेट 6 ही होगा जो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी को मसला तो नहीं है? नाउ द ओनली थिंग दैट वी नीड टू डू इज टू फाइंड आउट द एक्स वैल्यू ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बस मुझे ये मालूम करना है, ठीक हो? कोई बात? अब देखो, आपके पास पॉइंट आर का सिर्फ एक्सपोनेंट पता है, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमें इसका वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए होगा। देखो, जिस तरह सेंटर और क्यू आपस में परपेंडिकुलर थे ना, उस तरह बेटा सेंटर और आर भी तो आपस में परपेंडिकुलर ही होंगे ना। ठीक है ना? सेंटर और आर भी आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। अब मैं यहां पर ये जो आर पॉइंट, आर का जो वाई कोऑर्डिनेट है, इसको निकालना है मुझे। आप सबने मुझे बहुत ही, इसलिए मैं कह रहा था कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी है। मैं किस तरह इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालूंगा? मेरे पास तो कोई हिंट ही मौजूद नहीं है। मैं 90 डिग्री ग्रेडियंट से क्या कर लूंगा? मैं क्या कर लूंगा? कुछ नहीं कर सकता। तो यहां पर बेटा मैंने काम ये करा, ये देखो यहां पर एक और से देखना, ये बात मैंने काम ये करा, मैंने बोला देखो ये बिल्कुल वर्टिकली आमने सामने है, ठीक है ना? अगर मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इस कॉर्ड का ये वाला पॉइंट, इस कॉर्ड का ये वाला पॉइंट, इधर एक्स की वैल्यू क्या होगी? सर इधर भी एक्स की वैल्यू 4 होगी, 7 होगी, क्योंकि वर्टिकली आमने सामने है ना। जब वर्टिकली आप लाइन में देखते हो तो थ्रू आउट एक्स की वैल्यू सेम होती है। वाई की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी, जो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट है। जो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट है वही बेटा हमारे पास इस मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा। जो एक्स की वैल्यू यहां पर है वो यहां पर भी रहेगी। अब क्योंकि ये कॉर्ड का मिड होता है, ये कॉर्ड क्या क्या है? मिड है हमारे पास। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। तो बेटा 11 से 6 पर आने के लिए कितना माइनस करवाया आपने? यू सब्ट्रैक्ट 11 माइनस 5 टू गेट 6। तो 6 में आपने बेटा -5 करवाना है टू गेट 1 ओवर हियर। तो आर का वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गया? विदाउट वर्किंग। इसलिए यहां पर डायग्राम को मैंने बहुत ज्यादा आपको ना इंपॉर्टेंस दी कि आर का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1। तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 7,1। अब जब मेरे पास आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब जब मेरे पास आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो बेटा अब मुझे बताओ, मैं यहां से सेंटर से लेकर आर तक का ग्रेडियंट मालूम करता हूं। रेडियस ग्रेडियंट कैसे होगा? सर y2 माइनस 7, 1 माइनस 6 अपॉन 7 माइनस 4, -5/3।
तो टेंजेंट का ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? टेंजेंट एट आर, टेंजेंट एट आर का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा बेटा? 5/3 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस y1, y1 की वैल्यू r1 है, m x माइनस x1, x1 की वैल्यू बेटा 7 है। ये जगह 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x, 3 7 21, 3x माइनस 5y माइनस 16 हो जाएगा। ये टेंजेंट आर की क्वेश्चन आ गई भाई। इन दोनों टेंजेंट की क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। ये भी टेंजेंट की क्वेश्चन और ये भी टेंजेंट की क्वेश्चन। तो ऊपर वाली टेंजेंट की क्वेश्चन थी 3x प्लस 5y माइनस 76, 3x प्लस 5y माइनस 76 इक्वल टू 0, और ये है 3x माइनस 5y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टेंजेंट की क्वेश्चन है, ये क्यू पर बनने वाला और ये आर पर। हमें तो इस पॉइंट का सिर्फ x चाहिए, y तो हमें पता है। तो अगर मैं इन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मुझे x चाहिए बस। तो मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड करवा दिया। ये हो गया 6x प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल, माइनस 76 माइनस 16 माइनस 92 हो गया। तो x की वैल्यू बेटा 92/6 आ गई, इट इज 46/3। x की वैल्यू 46/3 आ गई। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट पॉइंट इज 46/3, 6। ये हमारे पास टेक्निकल सवाल था, देखो 46/3, 6, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये सारी कॉन्सेप्ट एक साथ मिलाकर जो इसने काम करवाया आपसे पूरा, ये देखो ये सारा काम आपके सामने आ गया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a, b and c respectively are a, where a, b, c are positive constant. The first three terms of the arithmetic progression are a, b and minus 3c respectively. कह रहा है ये आप इक्वेशन लाके दिखा दो। देखो अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट थ्री टर्म्स है ना, तो b डिवाइड बाय a और c डिवाइड बाय b, तो देखो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं तो देखो b माइनस a इज इक्वल टू माइनस 3c माइनस b, जगह b प्लस b 2b, a माइनस 3c। अब यहां से आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सब्जेक्ट बना ले यहां पर, लेट से मैं a को सब्जेक्ट बना लेता हूं, बल्कि मुझे b को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि फाइनल इक्वेशन में हमें b नहीं चाहिए, a और c चाहिए। तो यू हैव टू मेक b एज अ सब्जेक्ट हियर। अब b को सब्जेक्ट बनाने से फायदा ये है, व्हेन यू आर गोना पुट दिस b ओवर हियर, तो ये हो जाएगा a माइनस 3c अपॉन 2 इज इक्वल टू ac। देखो a स्क्वायर माइनस 6ac प्लस 9c स्क्वायर अपॉन 4, a स्क्वायर माइनस 6ac प्लस 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। आई बिलीव मैंने वो आंसर निकाल लिया है। देखो माइनस 6ac माइनस 4ac माइनस 10ac इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। सी यू गॉट द इक्वेशन जो वहां पर वो पूछ रहा है आपसे। It is now given that a is equal to 9 and c takes smaller of its two possible values. अगर आप यहां पर इस इक्वेशन में a स्क्वायर माइनस 10ac प्लस 9c स्क्वायर, कह रहा है भाई आप जब यहां पर a की 9 पुट करोगे ना, 9, तो 9c स्क्वायर माइनस 90c प्लस 81, 9 कॉमन निकाला, c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 9 ऑन द राइट हैंड साइड बिकम 0। कह रहा है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो c की दो वैल्यूज आएंगी, तो आप स्मॉलर वैल्यू लोगे। कौन सी वैल्यू लोगे? स्मॉलर वैल्यू। तो जब आप स्मॉलर वैल्यू लेते हो, यहां पर अगर आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करो
और यहां से सी के लिए फाइंड आउट कर लो जरा। सो सी की वैल्यू 9 और 1 आ रही है, तो आप कौन सी वैल्यू कंसिडर करोगे? सी की वैल्यू 1 कंसिडर करोगे। पहली बात कह रहा है अब आप मालूम करके दिखा दो फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कह रहा है सम टू इन्फिनिटी मालूम करके दिखा दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बेटा सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए इज द फर्स्ट टर्म, इधर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है ए बी सी। तो सी की वैल्यू आपके पास आ गई 1। जब सी 1 है तो बताओ बी क्या आएगा और ए क्या आएगा? जब सी 1 है तो बेटा आपके पास बी आ जाएगा और ए की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है? 9 है। तो 9 माइनस 3 6, 6 अपॉन 2 3 आ गया। 9 3 1 वैल्यूज आ गई। ए की वैल्यू बेटा 9 है। आर होता है नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। 3 डिवाइड बाय 9, 1 डिवाइड बाय 3। आर की वैल्यू आ रही है 1/3। सम टू इन्फिनिटी जाएगा बेटा 9 माइनस 2 अपॉन 3। कैलकुलेटर में रख लें, बस आंसर आ जाएगा यहां पर, और ये जाएगा 27 अपॉन 2। दैट इज द सम। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी आंसर। देन दे आर आस्किंग यू फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो ये जो इसका पार्ट 2 है ना, तो ये स्टेटमेंट दोनों पार्ट्स के लिए जाएंगी, बी पार्ट 1 2 के लिए भी, बी पार्ट 2 के लिए भी। यानी ए बी सी की वैल्यूज आपने निकाली है 9 3 1। ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 1। ए बी माइनस 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 3 टर्म्स थी। ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू -3 हो जाएगी। -3 इंटू 1 -3। अब ये आपके पास एपी है, सम टू 20 टर्म्स निकालना है। एस 20 20 अपॉन 2 2a प्लस 20 माइनस 1 डी। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 माइनस 9 -3 -3 -6 हो जाएगी। नाउ 19 मल्टीप्लाई बाय -6। एट दी एंड आप सबको कैलकुलेटर में रखेंगे, -114 हो जाएगा ये। -960 इज द सम। सम टिल 20 टर्म्स निकल कर आ गया, राइट? Then in next part, question number 9, it says the function is defined by 4 upon 3x minus 6 whole square plus 1 upon 3x minus 6 whole bracket power cube for x is greater than 2. Find the expression for f dash x. कह रहा पहले आप f dash x मालूम करके दिखा दें, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के दिखा दें। डेरिवेटिव निकालने के लिए यू शुड हैव वेरिएबल इन द न्यूमरेटर। तो 4 ऐसे लिखा, 3x माइनस 6 की पावर -2 कर दी, ये होगा 3x माइनस 6 की पावर -3 कर दी। अब f dash x निकाल रहा हूं, तो बेटा f dash x is going to be power multiplied by coefficient subtract 1 in the power multiplied by differential of the base which is 3 minus 0. Power multiplied by coefficient subtract 1 in the power. फिर इसके बाद बेस डेरिवेटिव 3x minus 6 डेरिवेटिव 3 minus 0. Now this is my complete first differential.
पावर मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट 1 इन द पावर, फिर बेस का डेरिवेटिव, पावर मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट 1 इन द पावर, फिर बेस का डेरिवेटिव। 24 3x माइनस 6 की पावर माइनस 3 प्लस माइनस 9 अपॉन 3x माइनस 6 की पावर प्लस 4, ये आपके पास f डैश आ गया। Hence determine whether f is increasing function or decreasing or neither। कह रहा है क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, नाइदर, दोनों ही नहीं है। ठीक है, हमें ये मालूम करना है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, ये जो फंक्शन है ना वो x इज ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइंड हुआ है। यानी आप x की वैल्यू 2 रखोगे, ग्रेटर देन 2 वैल्यू रखोगे आप यहां पर। तो आप पहले मुझे ये बात बताओ, थोड़ा ये सोच के बताओ, अगर मैं यहां पर 2 या 2 से बड़ी वैल्यू रखता हूं, विल दिस गिव मी द, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर x इज ग्रेटर देन 2, क्या 3x माइनस 6 का आंसर नेगेटिव में आएगा? माइनस 6 का क्यूब आंसर नेगेटिव में आएगा? नहीं आएगा कभी भी। आप 3 रखोगे यहां पर, 4 रखोगे यहां पर, 5 रखोगे, माइनस 6 करोगे, क्यूब करोगे, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन फिर इस पूरे फ्रैक्शन का आंसर नेगेटिव में हो जाएगा, ये नेगेटिव में होगा। सिमिलरली मैं आपसे बोलता हूं बेटा क्या 3x माइनस 6 की पावर 4 का आंसर नेगेटिव में होगा? नहीं सर, पॉजिटिव में होगा इसका आंसर। लेकिन फिर माइनस 9 अपॉन 3x माइनस 6 की पावर 4 का आंसर ये नेगेटिव में होगा। इट मींस अगर मैं इन दोनों का कंबाइन देखूं तो एट द एंड पूरा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इट विल बी लेस देन 0। तो मैं कहूंगा ये हमारे पास फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इट विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ये पूरा क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 आ रहा है, इट विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। और उसका रीजन मैं नीचे दे रहा हूं कि x इज ग्रेटर देन 2 पर ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन एट द एंड यहां पर नेगेटिव लगे हुए ना आंसर, तो ये पूरा फ्रैक्शन भी नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो एट द एंड योर फुल आंसर विल बी लेस देन 0, इट विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। State whether f inverse exists, give reason of your answer। देखो कह रहा है क्या ये फंक्शन ऑफ f है, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और आपने रीजन देना है इस बात का। अब देखो ये जो फंक्शन है ना, अगर आप इस फंक्शन को गौर से देखो, ये वाला फंक्शन x इज ग्रेटर देन 2 पर, आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, y की वैल्यू आउटपुट आते जाएगा। देखो एक होता है मैनी टू वन फंक्शन, एक होता है 1 to 1 फंक्शन। मैनी टू वन फंक्शन का इनवर्स नहीं करता एग्जिस्ट, 1 to 1 का फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। x की वैल्यू 2 बढ़ाते जाओगे, y की वैल्यू कभी भी किसी भी दो वैल्यूज पे एक आंसर नहीं आएगा। ये रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं। पहले तो आप ये समझ लो, अगर आप चलो कुछ नहीं जानते, किसी बारे में कुछ नहीं जानते, तो आप अगर आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ना, यू वोंट गेट द सेम आंसर ट्वाइस। आपके पास y की वैल्यू बढ़ते चले जाएगी, डिनोमिनेटर में बढ़ती चली जाएगी, फिर एट द एंड y की वैल्यूज कभी भी सेम नहीं होंगी दो वैल्यूज पर। फॉर x इज ग्रेटर देन 2, अगर ये बोलता है x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स, तो पॉजिटिव नेगेटिव में आंसर सेम आ सकते हैं, फिर ये चांसेस हैं इस बात के। x की पॉजिटिव वैल्यू पर और नेगेटिव वैल्यू पर सेम आंसर आने के चांसेस हैं। लेकिन उन्होंने इतना आसान क्वेश्चन दिया है, इन्होंने भाई x ग्रेटर देन 2 है तो क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? यस, f इनवर्स एग्जिस्ट। आप क्लियरली लिखेंगे आप ये बात, बिकॉज इट इज अ 1 to 1 फंक्शन। ये 1 to 1 फंक्शन है, बस ये बात लिखनी थी आपने। नेक्स्ट दे आर आस्किंग यू द फंक्शन g is defined by g of x 4x minus 3 for x is greater than a। Find the range of g in terms of the constant a। तो रेंज का मतलब होता है आउटपुट, और ये आप देख रहे हो दिस इज द लीनियर फंक्शन, और इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है। ग्रेडियंट क्या है? पॉजिटिव है। अगर आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो बेटा y की वैल्यू बढ़ते चले जाएगी। x इक्वल टू a,
अगर आप x इक्वल टू a पर वैल्यू निकालते हो, देखो वो आता है, y की वैल्यू आती है 4a माइनस 3। सही है ना, 4a माइनस 3 आ जाएगी y की वैल्यू। अगर मैं x की वैल्यू a से बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है, ग्रेडियंट क्या है, पॉजिटिव है, तो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 1 पर, लेट से 1 पर आ रही है 1 वैल्यू, 2 पर आ रही है क्या वैल्यू आएगी, यहां पर 2 पर वैल्यू क्या आएगी, 4 टू द 8 माइनस 3 5। 1 पर 1 आ रही है, 2 पर 5 आ रही है, आप देख रहे हो x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इफ द x वैल्यू इज a, तो a पर वैल्यू आ रही है 4a माइनस 3, तो अगर मैं x इज ग्रेटर देन a रखूंगा तो y वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 4a माइनस 3। दैट इज अ रेंज। y की वैल्यू बेटा हमारे पास यहां से बढ़ते चले जाएगी, राइट? एनी प्रॉब्लम? तो यहां पर बेटा आपके पास ग्रेडियंट पॉजिटिव का चक्कर था, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हैं तो आपके पास आंसर देखो क्लियर आ जाता है। Then it says find the set of values of a for which the composite function f of g exists. Composite function f of g exists. देखो f फंक्शन है, दिस इज योर f फंक्शन फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये आपके पास f फंक्शन है, ठीक है? मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूं नीचे, सुकून से इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें हमारे पास कंपोजिट फंक्शन की डोमेन रेंज को डिस्कस किया जाता है। देन वी हैव g of x is greater than a। कह रहा आप सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a मालूम को दिखा दें फॉर विच कंपोजिट फंक्शन f of g exists। f of g एग्जिस्ट करने का क्या मामला है, f of g कब एक्सेस हो सकता है? उसकी दो कंडीशन थी ना, एक कंडीशन ये है कि f of gx की डोमेन वही होगी जो g की डोमेन है, g की डोमेन है x इज ग्रेटर देन a, इसकी डोमेन भी यही होगी। लेकिन f of g की रेंज शुड बी द सबसेट, शुड बी दी सबसेट। देखो f of g की रेंज शुड बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f। ये दो कंडीशंस होंगी भाई, f ऑफ g की डोमेन क्या रेंज क्या होगी, यानी इसका आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, इसका आउटपुट, इसका आउटपुट बेटा डोमेन ऑफ f के अंडर होना चाहिए। जो रेंज है बेटा वो g का रेंज, ये देखो ये जो रेंज है ना, सेकंड कंडीशन क्या है, रेंज ऑफ g, यानी जो अंदर रहने आया मेहमान, रेंज ऑफ g शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, यानी जो अंदर इनपुट है इसका आउटपुट f की डोमेन के अंडर अंडर हो। f की डोमेन क्या है, x इज ग्रेटर देन 2, तो रेंज ऑफ g कितना है हमारे पास, 4a माइनस 3, 4a माइनस 3 should be less than domain of f, should be less than domain of f, should be less than तो नहीं, should be a subset of domain of f, domain of f क्या है, greater than 2, ये greater than 2 होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, greater than 2। ये देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चलो मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखो मैं यहां पर फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक कंडीशन तो ये हो गई बेटा आपके पास f ऑफ g की डोमेन वही होगी जो g की डोमेन होगी, राइट? एंड देयर वाज वन मोर कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, व्हाट वाज द सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन वाज कि देखो रेंज, रेंज मतलब किसकी रेंज, gx की रेंज should be subset, this is not less than, subset of domain of f, यानी रेंज ऑफ g डोमेन ऑफ f के अंडर अंडर हो। डोमेन ऑफ क्या है, डोमेन ऑफ f है ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है। रेंज ऑफ g क्या है, रेंज ऑफ g हमारे पास स्टार्ट हो रही है 4a से, 4a माइनस 3 से, so 4a minus 3 should be greater than 2, so from here you will get the value of a
ए की वैल्यू आ रही है greater than 5/4, ये आपके पास बड़ा आंसर निकल कर आ जाएगा। सो इस कंडीशन से तो कोई आंसर नहीं आया, ए की वैल्यू नहीं आई, बट फ्रॉम दिस सेकंड कंडीशन रेंज ऑफ जी शुड बी लेस देन, रेंज ऑफ जी मतलब जो यहां पर कंपोजिट हो रहा है, जो अंदर एक्स में जा रहा है, इसकी रेंज शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 हमारे पास इसकी रेंज होनी चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो बेटा आपसे क्या कह रहा है। In question number 10, the diagram shows the circle with center A and radius R passing through the point B, C, D and A and D. A larger circle of radius S has the center C and passes through the point B and D. The length BD is also S. S is √3R. S क्या है? √3R है। ये शो करना है हमें। अब देखो सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी S है, ये भी S है, ये भी S है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ये हमारे पास। दिस कंप्लीट इज 60 डिग्री। अच्छा 60 डिग्री को मैं रेडियंस फॉर्म में लिख रहा हूं, तो π/3, π/3 π/3, ठीक हो गई बात। अच्छा अब यहां पर आपके पास, क्योंकि देखो ये सारी लेंथ बराबर है, अगर आप गौर से देखो ऑल लेंथ आर इक्वल, रेडियस रेडियस रेडियस। तो एक और बात मैं आपको पता चलूंगा बेटा, यहां पर ये पूरा 360 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2π डिवाइड बाय 3, 2π/3, यानी ये हो जाएगा 120 डिग्री एंगल, 2π/3, ये भी 2π/3। तो कुछ चीजें जो हमें बगैर कुछ करे हुए पता चल रही हैं वो ये चीजें हैं, 2π/3, राइट। 2π/3 इज 180, 360 120 डिग्री। 2π/3 कैसे? ये पूरा 360 है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 360 डिवाइड बाय 3, तीनों एंगल सेम होंगे, सिमेट्रिकल डायग्राम है, तीनों रेडियस है हमारे पास ये सर्कल से, और सबकी अपोजिट लेंथ सेम है, देखो यहां पर लेंथ सेम है, एस एस एस, सिमेट्रिकल डायग्राम है ये। तो देखो 360 डिवाइड बाय 33 कितना होगा? 120, ये पूरा 360 2π/3 2π/3 120 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हो गई बात, यहां तक हमें पता चल गया। एस प्रूफ करना है किसी का भी, बस ये एस प्रूफ करना है। अब ये एस मैं कैसे निकालूं? एस इज द लेंथ, दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट। देखो बेटा मैं यहां पर, अगर आप इस ट्राइंगल को मैं यहां पर कट करके यहां पर लिख दूं ना, ये ट्राइंगल बल्कि बना देता हूं मैं यहां पर कट करके। अब देखो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये रेडियस ये रेडियस, ये 2π/3 हो गया आपके पास। दिस इज एस, दिस इज आर, दिस इज एस। मुझे एस मालूम करना है ना, आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस। आप मुझे यहां पर कोसाइन रूल भी अप्लाई कर सकते हो एस मालूम करने के लिए, और यहां पर बेटा यू कैन इवन अप्लाई साइन कोसाइन रूल, ये भी अप्लाई कर सकते हो, साइन थीटा कॉस थीटा। आप अगर यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल तलाश कर लो, अब जो मैंने ट्राइंगल कॉपी करा है तो आई कैन यूज द कोसाइन रूल एज वेल। चलो मैं कोसाइन रूल डायरेक्ट अप्लाई करता हूं, एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स आर इंटू आर कॉस 2π/3, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, ये भी 2r स्क्वायर कॉस 120, कॉस 2π/3 निकाल लो कैलकुलेटर से, कॉस 2 माइनस 1/2, एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर, एस की वैल्यू √3 आर हो गई, ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर निकल कर आ गया, ठीक है ना। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ रीजन गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a plus b pi r स्क्वायर।
वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट टू बी फाउंड। देखो यहाँ पर ए और बी कांस्टेंट बोल दिया ना, फाउंड करना है आपने, मालूम करना है, अलग से लिखने होंगे आपने। 7 मार्क क्वेश्चन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन किस तरह निकालेंगे, पहले तो वो बात कंपोज कर लेते हैं हम लोग कि हमें ये एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। देखो बेटा यहां पर अगर सेंटर ए यहां पर है ना, ये पूरा सर्कल बन रहा है, तो इफ यू कैन सी कि आपके पास बेटा दिस इज गोइंग टू बी योर सेक्टर ऑफ द सर्कल, राइट, ये आपके पास सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब सेक्टर ऑफ द सर्कल को मैं यहां पर थोड़ा सा कुछ चीजें और लेबल कर दूं, फिर मैं इसको नीचे लेके चले आऊंगा। ये आपके पास एस हो गया, ये आपके पास आर हो गया, ये आपके पास आर हो गया, दिस इज 2π/3। ठीक है ना। अब देखो ये जो पोर्शन है ना, ये पूरा याद रखिएगा, ये पोर्शन है, हमें इसका नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इस पोर्शन का एरिया चाहिए। मैं यहां पर ये डायग्राम भी जरा से लेबल कर दूं, हमें इस पोर्शन का एरिया चाहिए, देखो राइट, हमें इस पोर्शन का एरिया चाहिए। सब लेबलिंग करके मैंने दिखा दिया। अच्छा इस पोर्शन को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं हम लोग, हम कहते हैं यार पहले इस पूरे पोर्शन का एरिया निकाल लो, जस्ट दिस पोर्शन, पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, इस पोर्शन का एरिया। इस पोर्शन का एरिया किस तरह आएगा, सेक्टर एरिया माइनस ट्राइंगल एरिया। पहले मैंने काम करा सेक्टर एरिया माइनस ट्राइंगल एरिया, ऑल्दो इसमें से एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है हमारे पास, तो मैं क्या कर रहा हूं, सेक्टर एरिया ट्राइंगल एरिया, तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, इसे कहते हैं सेगमेंट। इसका एरिया आ जाएगा, जबकि ये एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है, ये भी हम फिर से देख रहे हैं। तो सेक्टर एरिया आ जाएगा आर स्क्वायर थीटा बाई 2, ट्राइंगल एरिया हो जाएगा हाफ ए बी साइन थीटा, आर इंटू आर साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो अब आर की जगह तो आर ही रख रहा हूं, थीटा की जगह 2π/3, आर स्क्वायर ये हो गया साइन 2π/3, ये हमारे पास एरिया निकल कर आ जाएगा सेगमेंट का। एंड दिस इज इवेंचुअली गोइंग टू बी 2π/3, ये जगह 2 से 2 कैंसिल, आर स्क्वायर पाई अपॉन 3, साइन 2π/3, साइन 2π/3 इट इज √3/2। ये आप देख लीजिएगा, ये 2π/3 में से 2 से 2 कैंसिल हो गया था, राइट। तो एट दी एंड आर स्क्वायर π/3, आर स्क्वायर √3/4, ये एरिया आ जाएगा। अब देखो आपने ऊपर एक वैल्यू निकाली है आर, एस बराबर है √3r के, सही है ना, एस बराबर है √3r के। तो यहां पर आप देखो बेटा, यहां पर आपने के पास ये एक्स्ट्रा, ये वाला एरिया हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है, यानी ये जो हम लोग ने पूरी वर्किंग करी हुई है ना, इसमें हमारे पास ये पूरा एक्स्ट्रा एरिया कुछ आ गया, हमें तो ये वाले पोर्शन का एरिया नहीं चाहिए था। अब ये तो हमारे पास पोर्शन का एरिया आ गया, इस सेगमेंट का एरिया आ गया, मैं यहां पर लिख लेता हूं, ये हमारे पास इस सेगमेंट का एरिया आ गया। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो हमें ये वाला पोर्शन का एरिया चाहिए ताकि मैं माइनस करा दूं। अभी मेरे पास इस पूरे पोर्शन का एरिया आ गया, इस पूरे पोर्शन का एरिया आ गया। नाउ जस्ट नीड दिस पोर्शन एरिया ताकि बेटा इसमें से मैं माइनस करा दूं।
अब जरा गौर से देखो बेटा, सेंटर सी है, अब ये देखो बेटा, अब ये एक सेक्टर बन रहा है, ठीक है ना। अब इस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो आई विल गेट दिस एरिया। इसको भी देखो मैं यहां पर लेबल कर रहा हूं अलग से, कॉपी कर रहा हूं, एस एस, ये जगह पाई बाय 3, सही है। अब ये एस बराबर है √3r के, ये हम लोग ने √3r, एस को √3r की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमें फाइनल आंसर रेडियस की फॉर्म में चाहिए। तो मैं करूंगा पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, दिस लेंथ इज ऑल्सो एस। तो इसमें सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस हाफ ए बी साइन थीटा। तो आर हो जाएगा बेटा हमारे पर, रेडियस हो जाएगा एस, एस स्क्वायर थीटा बाई 2, रेडियस है एस इंटू एस साइन पाई बाय 3, ठीक है ना। अब देखो ये हो जाएगा एस स्क्वायर पाई अपॉन 6, ये हो जाएगा साइन पाई बाय 3 साइन 60 डिग्री √3/2। That is going to be s square pi upon 6 minus √3 s square upon 4। अब ये इस पोर्शन का एरिया दे दिया इसने, ये इस सेगमेंट का एरिया दे दिया इसने। अब इसमें बेटा मैं एस स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू रेडियस में पुट कर दूंगा। देखो मैं इसको पूरा कट कर रहा हूं यहां से और नीचे पेस्ट कर रहा हूं। अब देखो एस बराबर है √3r के, तो एस स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 3r स्क्वायर के बराबर। तो मैंने एस की जगह 3r स्क्वायर लिख दिया। आर स्क्वायर पाया अपॉन 2 हो जाएगा, 3√3 पाया 3√3 आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज द पोर्शन एरिया, ये इस पोर्शन का एरिया इन टर्म्स ऑफ आर निकल कर आ गया, ये पूरा यहां पर निकल कर आ गया। अब फाइनली मुझे करना क्या है सर, ये जो पोर्शन आ गया था इसका एरिया, इस एरिया में से नीचे वाले का एरिया मैं माइनस करवा दूंगा। ये देखो इस पूरे कॉपी कर रहा हूं, आर स्क्वायर पाया अपॉन 2 माइनस 3√3 पाया 3√3 अपॉन 4 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन पाया अपॉन 3 आर स्क्वायर √3 अपॉन 4 माइनस आर स्क्वायर पाया अपॉन 2 प्लस 3√3 पाए अपॉन 4 आर स्क्वायर हो गया। नाउ यू कैन सी कि बेटा आपके पास यहां पर आर स्क्वायर पाया अपॉन 4 3 आर स्क्वायर पाया अपॉन 2, इनको माइनस करा दो, ये सेम लाइक टर्म्स है हमारे पास, 6 हो जाएगा। इधर तो बेटा आपके पास आर स्क्वायर √3 माइनस में प्लस 3√3 आर स्क्वायर अपॉन 4, ये तो एलसीएम सेम ही हो जाएगा। तो एट दी एंड बेटा ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर पाई अपॉन 6
3 रूट 3 आर स्क्वायर, 1 रूट 3 आर स्क्वायर, माइनस हो गया 2 रूट 3 आर स्क्वायर। आपने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, माइनस पाई बाय 6 2 रूट 3, अच्छा ये प्लस में होगा, प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4 और ये आर स्क्वायर हो गया। तो देखो ये a प्लस बी पाई आर स्क्वायर था, a और b आर द कांस्टेंट टू बी फाउंड। तो देखो बेटा a की वैल्यू माइनस पाई बाय 6 हो रही है यहां पर, ठीक है। तो देखो बेटा मैंने कंपैरिजन करा यहां पर, a की वैल्यू, दैट a वैल्यू इज माइनस पाई बाय 6, सॉरी a वैल्यू इज रूट 3 बाय 2 और b वैल्यू इज माइनस पाई बाय 6। कंपैरिजन करा मैंने, ऊपर माइनस करवा के जो मेरा आंसर आता सिंप्लीफाई कराया, उनकी फॉर्म में लिख दिया और a और b की वैल्यू निकाल ली यहां पर।